हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको आपके सामने एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आज का शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसका प्रॉपर एनालिसिस लेके आओ। ये एक तरीके से मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस भी है। इसमें हम लोग देखेंगे जीके में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हुए थे, और मैं अपने एंड से एक दो क्वेश्चन बता भी दूंगा कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन था। ओवरऑल देखा जाए जो पेपर जो था वो मॉडरेट था, क्योंकि जो जीके था वो काफी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिए थे। और वैसे ही इंग्लिश जो था इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश भी, और रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग बोल सकते हैं कि वो मॉडरेट था। तो ओवरऑल टोटल शिफ्ट मॉडरेट ही थी। तो एक बार हम लोग एनालिसिस देख लेते जीके क्वेश्चन का कि किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक गीतांजलि। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ के रखा था ये बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, कि पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी बुक गीतांजलि के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको, 1913 में। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कहा गया, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमेशा याद रखिएगा, हमारा हमेशा ये पूछते कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कौन रहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द राइट टू एजुकेशन वाज इंस्टिट्यूटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से आया था, 86 अमेंडमेंट से आया था 2002 में। अब साथ में एक और चीज याद रखिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई थी, और साथ में जो हमारा आर्टिकल 45 था डीपीएसपी, उसमें भी चेंजेस कर दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है, ज्योतिबा फुले वॉज ऑल्सो नोन एज महात्मा ज्योतिबा फुले एज पर्टिकुलर हिज वर्क इन चैलेंजिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एडवोकेटिंग फॉर वुमेन राइट्स एज ही वॉज ए। अब ये पूछ के रखा था कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने बहुत सारे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चैलेंज फेस किए थे, और उन्होंने काफी सारा काम किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम को हटाने के लिए और वुमेन को एजुकेशन और बाकी राइट्स दिलवाने के लिए। तो वो क्या थे, एक सोशल रिफॉर्मर और एडवोकेट थे वुमेन्स एजुकेशन के लिए। तो बेसिक ऐसा ही, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की ओर, देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड ब्लैक सॉइल के ऊपर एक प्रॉपर 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा यूपीएससी टाइप ऑफ पैटर्न है। 3 स्टेटमेंट में तोड़ा गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ब्लैक सॉइल होती है, इट इज जनरली क्ले डीप एंड impermeable. They swell and become sticky when wet and shrink when dry. So during the dry season, these soils develop white crack. अब सिंपल है कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो क्या होती है, क्ले होती है, और क्लेई होती है और डीप होती है थोड़ी। वो फूल जाती है जब पानी भर जाता है, और श्रिंक हो जाती है जब ड्राई हो जाती है। और ये ड्राई सीजन के टाइम पे क्या हो जाता है, इसमें व्हाइट क्रैक आ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और ब्लैक सॉइल कौन से रीजन में मिलते हैं हमको, डेक्कन रीजन एरिया में, हाँ, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो ब्लैक सॉइल फॉर्म होती। ठीक है, जो लावा जो इरप्ट हुआ था उससे, उसके ठंडे हो जाने के कारण। अब इट रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही था कि वो काफी लंबे समय तक मॉइस्चर रिटेन कर देती, ताकि जब रेन फेड, मतलब जिन सॉइल को पानी पानी लगता है या रेन लगता है, वो सस्टेन कर जाए कब, ड्राई सीजन में, क्योंकि वो क्या कर रही है, मॉइस्चर होल्ड कर ले रही है। और थर्ड स्टेटमेंट सेम एग्जैक्ट ये था कि वो रिच है लाइम में, आयरन में, मैग्नीशियम में, लेकिन हमेशा याद रखना वो लैक करती किसमें, फॉस्फोरस में। तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 था। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। बाकी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि यही थे, लेकिन वो भी इसी टाइप के मल्टी स्टेटमेंट थे। ये एक और क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से पूछ लिया था। 5 ईयर प्लान आप बहुत अच्छे से करके जाइए। तो 10th 5 ईयर प्लान इन इंडिया हैड अ थीम ऑफ एक्सेलरेटेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विद फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो इसका पहले 10th 5 ईयर प्लान की पहले स्टेटमेंट में क्या पूछ के रखी थी, थीम, जो कि करेक्ट थी। और सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया 1951-56 फॉर प्राइमरी बेस्ड हैरोल्ड डोमर मॉडल।
ये भी स्टेटमेंट सही था। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किसके ऊपर बेस्ड था? हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर। और किसके ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? एग्रीकल्चर के ऊपर। ऐसे ही हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कब था? 1956 से 1961 तक। तो याद रखिएगा कौन से मॉडल पे बेस्ड था? महालनोबिस। याद रखिएगा महालनोबिस मॉडल पे सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था। और किसके ओर फोकस कर रहा था वो? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो याद रखिएगा। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता थी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो मॉब लिंचिंग है उसमें मॉब लिंचिंग जो करता है तो उसमें उसके लिए कौन सी पनिशमेंट मिलती है? तो काफी सारे ऑप्शन थे, जैसे नो पनिशमेंट, हाँ, या सिर्फ फाइन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या था उसमें? पनिश विद डेथ और इम्प्रिजन और विद इम्प्रिजन फॉर लाइफ, मतलब उम्र कैद की सजा हो जाती है या आपकी डेथ की सजा दी जाती है। ऐसी लोकपाल से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे और चारों लॉन्ग स्टेटमेंट थे। तो उसी में से जो आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है वो इसी तरीके का था। तो लोकपाल के बारे में सिंपल उसके बारे में दिया हुआ था कि लोकपाल इज ए इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। अब उसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोकपाल। तो उसका करेक्ट आंसर उन ऑप्शन में क्या था कि लोकपाल जो है वो एनुअली अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को, जो भी उसने काम किया है। और वो रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट कहाँ पेश करता है? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट पेश करता है। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया था साइंस से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, मतलब प्लांट हार्मोन से कौन सी चीज करेक्टली मैच थी? तो उसका आंसर करेक्ट क्या था? इथिलीन, जो क्या करता है? फ्रूट को फास्ट राइपन में हेल्प करता है। और क्या क्वेश्चन था? Why does a player move their hands backward while catching a ball? अब ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है कि क्यों प्लेयर बॉल पकड़ते हुए अपने हाथ पीछे ले लेता है? तो सिंपल है, जब भी वो पीछे हाथ लेगा ताकि वो क्या करे? टाइम इंटरवल को बढ़ा सके और जो फोर्स है, जो बॉल का फोर्स है उसको कम कर सके और चोट लगने से बच सके। तो इसका ये आंसर था। स्कीम पूछ के रखी थी, इजी स्कीम थी। क्या क्या पूछ कर रखा? व्हाट इज द गोल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का क्या गोल है? अब सिंपल है, क्या था? सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, सर्वाइव करना और एंश्योर करना उनका एजुकेशन के लिए। और याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब आई थी? 2015 में। अब इसको 10 साल हो गए, ठीक है। ऐसी आप एक और चीज याद रखें, पीएम जनधन योजना, उसको भी पिछले साल वो 2014 में आई थी, उसको भी जो पिछले साल था 10 साल हो गए, ये इसका 11वां साल चल रहा है। तो वो भी स्कीम एक बार अच्छे से करके जाइएगा। और मैंने कुछ साथ साथ 2 स्कीम भी करवाई है, आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से मैंने उसकी डिटेल में कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ के रखा था इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ के रखे थे। ये क्वेश्चन क्या था? व्हाट हैपेंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम व्हेन हाउसहोल्ड सेव्स? अब देखिए, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, एक सिंपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है। जैसे हाउस होल्ड ले लीजिए, फर्म। मैं बेसिक तरीके से सिंपल तरीके से बताऊंगा कि देखिए, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो हाउस होल्ड होता है, जैसे लेबर हो गए या हम लोग नॉर्मल हाउस होल्ड हो गए कि हम लोग लेबर का भी काम कर रहे हैं, हम लोग जमीन भी देते हैं, ठीक है, फर्म को जमीन देते हैं फर्म इस्टेब्लिश करने के लिए, वहां पे हम लोग काम करते हैं तो कुछ इनकम मिलता है, तो एक हाउस होल्ड माना जाता है और एक फर्म मानी जाती है। अब फर्म उसके बदले क्या करती है? अगर आपने जमीन दी है तो वो रेंट देती है आपको, अगर आप वहां काम कर रहे हो तो वो आपको वेजेस देगी। तो अब एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया है, ठीक है, कि आप सर्विस दे रहे हो तो आपको वेज मिल रहा है, आप लैंड दे रहे हो तो आपको रेंट। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है? पैसा आते रहता है और जाते रहता है। और पैसा कब रुकता है या उसका लीकेज कब होता है? जब भी हाउस होल्ड पैसा मतलब खर्चा ना करके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या कर लेता है? अपने पास बचा लेता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है? एक लीकेज आ जाता है, मतलब फ्लो ऑफ जो इनकम होता है वो रुक जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? लीकेज। और जब हाउस होल्ड लोन वगैरह ले लेता है तो एक नया क्या आता है? इनकम आ जाती है, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी।
तो याद रखिएगा, जब भी हाउस होल्ड सेव करता है ड्यूरिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो लीकेज होता है, हाँ, और वो लीकेज क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ इनकम को। बेसिक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द कर्व दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द फर्म टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड जनरली डिपिक्टेड एज यू शेप्ड। अब यू शेप्ड का मतलब क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट होता है फर्म का, हाँ, उसके आउटपुट के मुकाबले, उसी को यू शेप्ड टाइप ऑफ कर्व बोलते हैं, हाँ, उसकी ग्रोथ क्या होती है, यू शेप्ड, हाँ, और उसको क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एक बेसिक टर्म है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, इतना डीप लेवल नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ लिया गया है। हिस्ट्री का एक और आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, विच ऑफ द विथ विच मुगल एम्परर डिड महाराणा प्रताप फाइट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ाई, कौन से मुगल एम्परर ने महाराणा प्रताप के साथ लड़ी थी, तो हमको पता था अकबर ने, और कब लड़ी थी, 1576 में। अब आते हैं, अभी ये जो फेस्टिवल वाला क्वेश्चन पूछ लिया था गुड़ी पाड़वा का, इसको भी 3 स्टेटमेंट में तोड़ा गया है, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये सेम 3 स्टेटमेंट पूछे थे। आपको बस गुड़ी पाड़वा के बारे में याद रखना पड़ेगा। गुड़ी पाड़वा कहाँ का है, गोवा और महाराष्ट्र का। गोवा और महाराष्ट्र का क्या है, फेस्टिवल होता है। कब सेलिब्रेट होता है, मार्च और अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट होता है। एक चीज याद करना है, एक तरीके क्या है, ये न्यू ईयर है, मराठी न्यू ईयर भी कहते हैं इसको। और ऐसे ही केरला का न्यू ईयर होता है, उसको विशु कहते हैं, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का उगाड़ी। तो ये बेसिक चीज याद रखिए। और गुड़ी पाड़वा के समय कुछ स्वीट खिलाया जाता है, गुड़ी मतलब गुड़ का बना हुआ। तो बस बेसिक चीजें याद रखिएगा। तो ये गुड़ी पाड़वा से रिलेटेड ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। ऐसे फोक डांस पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ पंजाब, आसान सा आंसर है क्या, भांगड़ा। फिर रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट्स पूछ के रखी थी, और उसके बारे में ये नहीं पूछ के रखा था किसने पब्लिश किया है या इंडिया की रैंक कितने, करंट अफेयर नहीं, उसने ये पूछ के रखा था थोड़ा उल्टा। लेकिन आप अच्छे से करके जाइए, किसने पब्लिश किया था, इंडिया की रैंक क्या थी, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश। अब ये पूछ के रखा था कि ये एनुअली होती है, साल में एक बार होती है, बाइनियल है मतलब, या बाय एनुअल है। बाइनियल मतलब कि 2 साल में एक बार आती है, और बाइनियल मतलब 1 साल में 2 बार आती है, और क्वार्टरली बोल दिया तो 1 साल में 3 बार, सॉरी 4 बार। वैसे ही तो ये रिपोर्ट कितने बार पब्लिश होती है, साल में 1 बार, तो एनुअली। ऐसी हैनली रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया था कि वो क्या इंडिकेट करती है, तो एक मेजर बताती है कि हर जगह के डेस्टिनेशन का, कि आपको क्या आप वहां विजिट करते हैं, कि आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है कि आप बिना वीजा के भी वहां विजिट कर सकते हैं। तो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से पूछ लिया था। फिर इंटरनेशनल रिलेशन टाइप के भी क्वेश्चन थे, जैसे व्हाई इंडिया हैज डेवलप्ड चबहार पोर्ट। इंडिया ने चबहार पोर्ट क्यों डेवलप किया था, ताकि वो अपना एक्सेस बढ़ा सके, कहाँ पे, अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में। कहा, विदाउट रीचिंग पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान काफी सारे हमारे ऊपर रिलेशन हमारे पाकिस्तान इंडिया के वैसे भी काफी खराब चल रहे हैं, और पाकिस्तान हमको अलाउ नहीं करता था, हाँ, ताकि हम लोग ट्रेड करें अफगानिस्तान वगैरह के साथ। तो इसलिए इंडिया ने एक अल्टरनेट रूट ढूंढा, चबहार पोर्ट क्रिएट करके, और वो कहाँ क्रिएट कर रही है, ईरान में। तो याद रखिएगा। ऐसे एक और आईआर का क्वेश्चन था कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अ प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज फॉर। ये प्रोजेक्ट किस लिए किया गया था, ताकि इंडिया को कनेक्ट किया जाता है, किसको, इंडिया को किससे कनेक्ट किया जाए, यूरोप को थ्रू मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट होते हुए इंडिया कहा जाएगा, यूरोप। तो ये था आपका पूरा जीके का प्रॉपर एनालिसिस। कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी मुझे याद नहीं, जितने भी हो सके जैसे भी वो अच्छे तरीके से पूछे गए वो मैंने अच्छे से कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ कि रीजनिंग में क्वांट पूछा गया था। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस मतलब डिस्काउंट से रिलेटेड था कि 500 रुपए दिए हुए थे, 500 रुपए दिए हुए थे, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट लगा हुआ था, प्लस बाद में 10% उसके ऊपर टैक्स लग गया था। तो एक क्वेश्चन था। फिर इंग्लिश काफी इजी थे। इंग्लिश में पूछ लिया था मोस्ट टॉकेटिव पर्सन, मतलब आइटम्स एंड फ्रेजेस पूछ लिया था, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया था,
कि मोस्ट टॉकेटिव पर्सन को क्या कहते हैं। साथ में रीजनिंग में गॉन के और 2-3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड थे। पजल पूछ लिया था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ लिए थे, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे। तो मॉडरेट थी शिफ्ट ओवरऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप अच्छे से इन क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू कर लो और अपने नेक्स्ट शिफ्ट के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।